Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Mohsin Munawwar, your biology teacher for NMD CAT session. आज के इस लेक्चर में हम केमिकल कोऑर्डिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये लेक्चर हमारी सीरीज में लेक्चर नंबर 3 का ए पार्ट है, जिसमें हम केमिकल कोऑर्डिनेशन डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर के लिए चलते हैं बोर्ड की तरफ। केमिकल कोऑर्डिनेशन या जिसको हम हार्मोनल कोऑर्डिनेशन या कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, ये तीनों वर्ड्स हैं वो यूज किए जा सकते हैं। इसके सबसे पहले अगर कोर्स कंटेंट देखें जो कि आज के हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तो उसमें सबसे पहले हम हार्मोन्स जो केमिकल मैसेंजर, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और तीसरे नंबर पर फीडबैक मैकेनिज्म जो कि पॉजिटिव या नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की सूरत में देखा जाता है। तो सबसे पहले अगर हम हार्मोन का लफ्ज देखें तो ये ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया गया है, जिसका मतलब है टू ट्रिगर और सेट इन मोशन। तो इसी लफ्ज के मतलब की बुनियाद पर ही हम इसकी डेफिनेशन जो है वो बनाने में कामयाब होते हैं, जिसमें कहा जाता है दैट इज एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की फर्दर हम टाइप्स देखेंगे कि ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में प्रोटीन इन नेचर हो सकता है, पॉलीपेप्टाइड इन नेचर हो सकता है, अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हो सकता है, या पॉलीपेप्टाइड के साथ स्टेरॉइड इन नेचर हो सकता है। इसलिए हम इसको जनरल वर्ड इस्तेमाल कर देते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्युबल मॉलिक्यूल है दैट इज प्रोड्यूस्ड इन वन पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड ट्रिगर अ स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन एट अ टारगेट टिश्यू एंड ऑर्गन्स एट सम डिस्टेंस अवे। अब जरूरी नहीं है कि हर हार्मोन जो है वो सम डिस्टेंस पे काम करे। देयर आर सम एक्सेप्शंस, हमारी बुक में वर्ड इस्तेमाल किया गया देयर आर फ्यू एक्सेप्शन, अदर ऑल आर रिस्पॉन्सिबल टू बी प्रोड्यूस्ड एट वन पार्ट एंड दैट विल ट्रेवल टूवर्ड्स अदर पार्ट और टारगेटेड टिश्यूज इन द बॉडी। तो इसलिए हम यहां पे कहते हैं कि ये ट्रिगर करते हैं स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन को। याद रखिए हार्मोन डू नॉट इनिशिएट अ केमिकल रिएक्शन, और इसके साथ साथ हम कहते हैं अगर ये इनिशिएट नहीं करता तो ये क्या करता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू स्टिमुलेट और इनहिबिट। अब दो किस्म के स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक होता है हार्मोन और एक होता है एंजाइम। हार्मोन का काम सिर्फ और सिर्फ ट्रिगर करना है, पिंच करना है कि ये केमिकल रिएक्शन होना चाहिए, और उस प्रोसेस को करने के लिए दूसरे किस्म के मॉलिक्यूल आते हैं जिनको बायोकैटलिस्ट का नाम देते हैं या एंजाइम कहते हैं, जो कि उस रिएक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। तो हार्मोन का काम सिर्फ क्या है, स्टिमुलेट करना या इनहिबिट करना। अब यहां पे एक क्वेश्चन पैदा होता है कि व्हाई वी नीड कोऑर्डिनेशन या केमिकल कोऑर्डिनेशन। हम जानते हैं देयर इज टू टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, नर्वस कोऑर्डिनेशन एज वेल एज केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो नर्वस कोऑर्डिनेशन का प्रोसेस जो है वो न्यूरॉन्स के जरिए होता है। हर सेल के साथ नर्व फाइबर का कनेक्शन पॉसिबल नहीं है, तो इस वजह से अनदर काइंड ऑफ केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है वो प्रोड्यूस की जाती है, जिसकी वजह से हार्मोन जो हैं वो तकरीबन हर सेल तक जो है वो पहुंच सकते हैं और ब्लड के थ्रू उनकी ट्रांसपोर्ट हो रही होती है। तो ये डिफरेंट टाइप के केमिकल प्रोसेसेस या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को रेगुलेट करते हैं, जिसमें हम ग्रोथ कह सकते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल एंड सो ऑन मेनी अदर केमिकल रिएक्शंस, जो कि हम आहिस्ता आहिस्ता डिफरेंट ग्लैंड्स के बारे में देखेंगे। अगर हम पाथ ऑफ केमिकल मैसेंजर देखें तो दो किस्म के हार्मोन को जनरली कहा जाता है केमिकल मैसेंजर, और केमिकल मैसेंजर का जो पाथवे है दैट इज थ्रू द ब्लड फ्लो, यानी कि जो ब्लड है ब्लड वेसल्स के अंदर उसके जरिए इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो हम जनरली ये कहते हैं कि ग्लैंड्स जो कि हमारी बॉडी में सिक्रीशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसमें खास तौर पर दो किस्म के ग्लैंड्स हैं, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। देयर आर सम अदर काइंड्स ऑफ ग्लैंड बट मेजर टाइप्स इज एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन को हम जनरली वर्ड इस्तेमाल करते हैं दैट इज डक्टलेस ग्लैंड, यानी कि इन ग्लैंड्स की अपनी कोई डक्ट या अपनी कोई ट्यूब मौजूद नहीं होती। ये अपने मटेरियल को इंटरस्टिशियल फ्लूइड में हार्मोन्स को बाहर निकाल देते हैं सेल्स में से, और उन सेल्स में से बाहर आने के बाद इंटरस्टिशियल फ्लूइड से अब्सॉर्ब हो जाता है इन द ब्लड वेसल्स, और उन ब्लड वेसल्स के जरिए ट्रांसपोर्ट किया जाता है इन द टारगेट टिश्यू या टुवर्ड्स द टारगेट टिश्यू ऑफ द बॉडी। तो इसलिए इसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं डक्टलेस ग्लैंड। उसके मुकाबले में एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है वो स्पेशल डक्टेड ग्लैंड्स होते हैं, जिनकी सिक्रीशन के लिए स्पेसिफिक डक्ट्स होती हैं। मिसाल के तौर पर हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स हैं,
इसी तरह से जो पैंक्रियाटिक डक्ट कंटेनिंग, पैंक्रियाज जो है उसको डुअल ग्लैंड कहते हैं, ये आगे हम पैंक्रियाज के दफा पढ़ेंगे, और उसमें हम कहते हैं कि पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस जो प्रोड्यूस होता है वो भी डक्टेड होता है। लिवर से जो बाइल सिक्रीशन होती है वो भी एक्सोक्राइन ग्लैंड की सूरत में कंसीडर की जाती है, बिकॉज इट आल्सो कंटेन अ बाइल डक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वो ब्लड स्ट्रीम में अपने जो हार्मोन्स हैं उनको भेजा जाता है, और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की सिक्रीशन जो है वो पर्टिकुलर डक्ट के जरिए अपने पर्टिकुलर स्ट्रक्चर तक पहुंच सकती हैं। तो इस पार्ट में हमने इंट्रोडक्टरी पॉइंट देखा कि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो क्या होते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड की डिटेल्ड डिस्कशन के लिए चलते हैं बोर्ड के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। एंडोक्राइन ग्लैंड्स को डिस्कस करने से पहले जैसे मैंने कहा कि जो हार्मोन्स हैं वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं, और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में उनकी डिफरेंट नेचर हो सकती है। जो बेसिक नेचर हमारी बुक में एक्सप्लेन की गई तो उसमें हम देखते हैं कि 4 बुनियादी टाइप्स हैं वो बताई गई हैं, जिसमें अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हो सकता है, इसके अलावा स्टेरॉइड इन नेचर हो सकते हैं, प्रोटीन इन नेचर हो सकते हैं, या पॉलीपेप्टाइड इन नेचर हो सकते हैं। ये 4 जो एक्सप्लेनेशंस हैं, ये 4 नेचर जो है वो हमारी बुक में दी गई हैं, लेकिन उसके अलावा फैटी एसिड भी हो सकते हैं और ग्लाइकोप्रोटीन भी, इस नेचर के भी जो केमिकल नेचर है वो हो सकती है एक हार्मोन की। तो अगर हम स्टेरॉइड नेचर के हार्मोन देखें तो वो कॉर्टिकल हार्मोन मतलब एड्रिनल कॉर्टेक्स से प्रोड्यूस होने वाले हार्मोन है, जिसमें कॉर्टिसोल है एंड एल्डोस्टेरोन है। इसी तरह से ओवेरियन एंड प्लेसेंटल हार्मोन भी स्टेरॉइड नेचर रखते हैं, जिसमें एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। हम जानते हैं प्रोजेस्टेरॉन जो है वो 2 जगहों से प्रोड्यूस हो रहा होता है, ओवरी कॉर्पस ल्यूटियम से और उसके साथ साथ प्लेसेंटा से, तो इसलिए हम इसको प्लेसेंटल हार्मोन भी कहते हैं। इसी तरह से टेस्टिकुलर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन जो है ये भी स्टेरॉइड इन नेचर है। तो कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड टेस्टोस्टेरोन, ये 3 ये बेसिक हार्मोन जो है वो स्टेरॉइड इन नेचर होते हैं। अमाइनो एसिड डेरिवेटिव में देखें तो थायरोक्सिन, ट्राइआयोडोथायरोनिन, एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन, ये वो हार्मोन है जो कि पर्टिकुलरली अमाइनो एसिड डेरिवेटिव कंसीडर किए जाते हैं। इन हार्मोन्स को हम मिडुलरी हार्मोन्स भी कहते हैं, मतलब एड्रिनल मिडल्ला से प्रोड्यूस होने वाले हार्मोन है। इनको दूसरा नाम हम एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन का भी इस्तेमाल करते हैं, और यहां पे एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन कहा गया। तीसरे नंबर पर जो नेचर है वो प्रोटीन्स इन नेचर हो सकते हैं, जिसमें प्रोलैक्टिन एंड सोमैटोट्रोफिन, जिसको हम ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं, और प्रोलैक्टिन को ल्यूटोट्रोफिक हार्मोन का नाम भी दिया जाता है। इसके अलावा जो प्रोटीन इन नेचर है वो इंसुलिन, ग्लूकागॉन एंड पैराथॉर्मोन। अब यहां पे सम टाइम हम इंसुलिन और ग्लूकागॉन को लार्जर पॉलीपेप्टाइड भी कंसीडर करते हैं, लेकिन पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर इंसुलिन और ग्लूकागॉन को प्रोटीन की क्लासिफिकेशन में कंसीडर किया गया। पॉलीपेप्टाइड की क्लासिफिकेशन देखें तो वैसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन, ये 2 हार्मोन, वैसोप्रेसिन को दूसरा नाम एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी दिया जाता है, और ऑक्सीटोसिन, ये 2 हार्मोन हैं जो कि पॉलीपेप्टाइड इन नेचर, और उसके अलावा कैल्सिटोनिन एंड एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन भी पॉलीपेप्टाइड इन नेचर हो सकते हैं। तो ये मेजर केमिकल नेचर हार्मोन्स की जो हमारी बुक में दी गई। इसके अलावा फैटी एसिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन हो सकते हैं, जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, एलएच, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन है, एंड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये वो हार्मोन है जो कि ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर हो सकते हैं। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चार्ट है विद रेफरेंस टू एमसीक्यू कि हमें किसी भी हार्मोन की जो नेचर है वो पूछी जा सकती है कि कौन सा हार्मोन जो है वो केमिकली किस नेचर का है। तो एमसीक्यू के रेफरेंस से ये एक इंपॉर्टेंट ग्राफ कंसीडर किया जाएगा। अब अगर एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ मैन को डिस्कस करें तो एंडोक्राइन सिस्टम ऑफ मैन में हम कहते हैं 20 डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं जो कि मेजर पार्ट्स ऑफ द बॉडी पर मौजूद होते हैं, ब्रेन से लेके ब्रेन में मौजूद होते हैं, इसी तरह से हमारे थोरैक्स के रीजन में, इसी तरह से एब्डोमिनल पार्ट में, और मुख्तलिफ ऑर्गन्स के साथ जो है ये एसोसिएटेड या मुख्तलिफ ऑर्गन जो है वो एज आ पर्टिकुलर डक्टलेस ग्लैंड के तौर पर बिहेव करते हैं। जिसमें हमारी बुक में जो मुख्तलिफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स डिस्कस किए गए हैं उसमें हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी ग्लैंड है जिसके एंटीरियर, मीडियन और पोस्टीरियर लॉब हैं, इसी तरह से थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड, एड्रिनल ग्लैंड, पैंक्रियाज एंड गॉनेड्स। तो ये वो हार्मोन्स जो ग्लैंड्स हैं जिनसे प्रोड्यूस होने वाले डिफरेंट हार्मोन्स जो हैं हम इस लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कुछ एडिशनल
ग्लैंड्स जो हैं जैसे कि हार्ट एज अ ग्लैंड एक्ट कर सकता है, किडनी एज अ ग्लैंड एक्ट कर सकता है, इसी तरह से जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के गट हार्मोन्स हैं वो भी हम इस लेक्चर में माइनर डिस्कशन में लाएंगे। तो पहले सबसे एंडोक्राइन ग्लैंड में हाइपोथैलेमस के डिस्कशन के लिए चलते हैं बोर्ड के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। हाइपोथैलेमस जो है ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि ब्रेन का, फोर ब्रेन का पार्ट है और ये एक लिंक के तौर पर काम करता है नर्वस कोऑर्डिनेशन एज वेल एज केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो इससे प्रोड्यूस होने वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, एक तो ये रिलीजिंग फैक्टर प्रोड्यूस करता है और इसके अलावा ये दूसरा स्ट्रक्चर जो प्रोड्यूस कर रहा होता है दैट इज थ्रू हार्मोन्स। अगर रिलीजिंग फैक्टर्स की बात करूं तो उसमें हम कहते हैं कि ये पर्टिकुलरली ग्रोथ हार्मोन के लिए सोमैटोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर प्रोड्यूस करता है, इसी तरह से जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के लिए थायरोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर प्रोड्यूस करता है, इसी तरह से एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन और गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर जो कि गोनेड्स के लिए प्रोड्यूस किया जाता है। तो इसका मतलब इससे डिफरेंट टाइप के रिलीजिंग फैक्टर प्रोड्यूस होते हैं। कुछ इनहिबिटरी फैक्टर्स भी प्रोड्यूस होते हैं जैसे कि प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी फैक्टर, तो ये प्रोलैक्टिन की सिक्रेशंस को रोकने के लिए आता है। इसी तरह से कुछ इससे पर्टिकुलरली हार्मोन्स भी प्रोड्यूस होते हैं। तो हाइपोथैलेमस से दो ऐसे यूनिक हार्मोन जो कि इससे प्रोड्यूस हो रहे होते हैं उसमें एडीएच है एंड ऑक्सीटोसिन है। इन दोनों हार्मोन्स के जो हम फीचर्स देखें तो सबसे पहले हम फीचर्स में देखते हैं कि इसके टारगेट साइट क्या है, इसके फंक्शंस क्या हैं, इसके लिए स्टिमुलस क्या है और अंडर सिक्रेशन या ओवर सिक्रेशन की वजह से क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो वेसोप्रेसिन जिसको दूसरा नाम एंटाई डायूरेटिक हार्मोन का दिया जाता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू एक्ट, टारगेट साइट इसका क्या है, डिस्टल पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। यहां पे एक बात याद रखिए, हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस होने वाले हार्मोन जो हैं उनको स्टोर कर दिया जाता है पोस्टीरियर लॉब ऑफ पिट्यूटरी में और एट द टाइम ऑफ स्टिमुलस इन हार्मोन्स को पोस्टीरियर लॉब से रिलीज किया जाता है और अपने टारगेट साइट पे जाके ये इफेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि पोस्टीरियर लॉब जो है वो हार्मोन सिक्रीशंस तो करता है लेकिन हार्मोन प्रोडक्शन में एज सच कोई रोल नहीं होता। तो जो एंटीरियर और मीडियल लॉब है इनसे हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं लेकिन पोस्टीरियर लॉब नो हार्मोन प्रोडक्शन का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं हम। इसके हार्मोन कहां प्रोड्यूस होते हैं, हाइपोथैलेमस में। तो हम पोस्टीरियर लॉब से सिक्रीट होने वाले हार्मोन या हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस होने वाले हार्मोन का जिक्र करें तो उसमें वेसोप्रेसिन डिस्टल पार्ट ऑफ नेफ्रॉन पर्टिकुलरली कलेक्टिंग डक्ट पे काम करता है जो कि एक्टिव अपटेक ऑफ वाटर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसलिए हम कहते हैं इसका फंक्शन वाटर रीअब्जॉर्प्शन है और ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए। जब वाटर रीअब्जॉर्प्शन होगी दैट विल लीड्स टू द इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। उसके मुकाबले में इसका जो स्टिमुलस होता है वो क्या है, दैट इज डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम और ऑस्मोटिक प्रेशर। जब ये कम होगा तो इस हार्मोन की प्रोडक्शन बढ़ेगी जिसकी वजह से इसके ऑपोजिट फंक्शन जो है वो आएगा। तो हमेशा स्टिमुलस जो है वो फंक्शन के ऑपोजिट होता है। एक स्टिमुलस आया, उसको डिटेक्ट किया और उसके अगेंस्ट एक्ट किया इन केस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हार्मोनल फंक्शन। अंडर सिक्रीशन में अगर इसकी प्रोडक्शन कम हो तो एक कंडीशन आती है जिसको हम नाम देते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। That is a condition in which large amount of very dilute urine will be produced। तो जब ADH प्रोड्यूस नहीं हो रहा, वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, तो इसका मतलब डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा और लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन विल बी प्रोड्यूस। तो ये अंडर सिक्रीशन कंसीडर की जाएगी। ऑक्सीटोसिन की बात करें तो इसका जो टारगेट साइट है वो स्मूथ मसल ऑफ यूट्रस है, इसके साथ साथ मेमरी ग्लैंड है और ये फंक्शन क्या करता है, स्ट्रेचिंग ऑफ यूट्रस एंड सर्विक्स और इसके अलावा मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स जिसको लेट डाउन रिफ्लेक्स का नाम भी दिया जाता है, ये इसका एक बेसिक फंक्शन कंसीडर किया जाता है। इसका स्टिमुलस क्या है, डिस्टेंशन ऑफ द सर्विक्स। जब ये एक स्टिमुलस आएगा और इस वजह से जो स्ट्रेचिंग होगी यूट्रस और सर्विक्स की और उससे लेबर पेन जो है वो प्रेगनेंसी के टाइम इंड्यूस होती है और जो मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स है उसके लिए जो पर्टिकुलरली पार्चुरेशन एंड सकलिंग, जो सकलिंग बेबी है जब मिल्क जो है वो सक करता है तो मिल्क इजेक्शन का प्रोसेस ऑक्सीटोसिन से होता है। यहां पे एक की पॉइंट याद रखिए, प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन दोनों का जो टारगेट साइट है वो मेमरी ग्लैंड होते हैं, लेकिन जो प्रोलैक्टिन है वो मिल्क प्रोडक्शन के लिए मेमरी ग्लैंड की एनलार्जमेंट के लिए काम करता है और
जो दूसरा स्ट्रक्चर है ऑक्सीटोसिन, ये मिल्क इजेक्शन का काम करता है। तो मिल्क प्रोडक्शन प्रोलैक्टिन से रिलेटेड है और मिल्क इजेक्शन ऑक्सीटोसिन से रिलेटेड है। तो इसलिए हम ये हार्मोन जो है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से ये बुनियादी जो फंक्शंस है वो परफॉर्म होते हैं। दूसरा, अगर हाइपोथैलेमस के अलावा दूसरा ग्लैंड देखें तो दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये एक मेन ग्लैंड कंसिडर किया जाता है हमारी बॉडी का। इसका अगर लोकेशन देखें तो दैट इज अंडर द हाइपोथैलेमस इन केस ऑफ ब्रेन। तो ब्रेन के अंदर फॉर ब्रेन में हाइपोथैलेमस के लोअर साइड पर मौजूद होता है। ये रेड ग्रे इन अपीयरेंस होता है और इसका स्ट्रक्चर जो ब्रेन के साथ अटैच होता है दैट इज थ्रू अ स्टॉक व्हिच इज कॉल्ड एज इन्फंडिबुलम और इसका साइज P के बराबर होता है और वेट 0.5 ग्राम वेट होता है। तो ये सारे पॉइंट जो है वो MCQ के रेफरेंस से इंपॉर्टेंट पॉइंट कंसिडर किए जाते हैं, इसका वेट, साइज, लोकेशन एंड अपीयरेंस। अगर हम पिट्यूटरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर देखें तो 3 बुनियादी लॉब्स इसके होते हैं, जिसमें एंटीरियर पिट्यूटरी है, मीडियन लॉब है और तीसरे नंबर पर पोस्टीरियर लॉब ऑफ पिट्यूटरी जो है वो कंसिडर किया जाता है। अब पोस्टीरियर लॉब जो है उसके लिए किसी किस्म के हार्मोन प्रोडक्शन नहीं है और इसमें हार्मोन सिर्फ स्टोरेज एंड सिक्रीशन होती है। इसी वजह से हम इसको न्यूरोहाइपोफाइसिस का नाम भी देते हैं। और उसके मुकाबले में एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो मास्टर ग्लैंड है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम हार्मोन जो है वो इसी से प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। अप्रोक्सीमेटली 6 हार्मोन की प्रोडक्शन जब एंटीरियर पिट्यूटरी से होती है, जबकि मीडियन लॉब से सिर्फ एक ही हार्मोन प्रोड्यूस होता है एंड दैट इज मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन और MSH। तो एंटीरियर पिट्यूटरी जो कि मास्टर ग्लैंड है, इसके बारे में डिटेल डिस्कशन के लिए चलते हैं बोर्ड के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जब हम हार्मोन्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी की बात करते हैं तो एंटीरियर पिट्यूटरी, जिसको हम मास्टर ग्लैंड का नाम भी देते हैं, ये ऐसा ग्लैंड है जिससे मैक्सिमम हार्मोन ऑफ पिट्यूटरी प्रोड्यूस होते हैं और इससे प्रोड्यूस होने वाले हार्मोन 2 किस्म के होते हैं। एक जिनको हम ओरिजिनल हार्मोन्स कहते हैं जो कि पर्टिकुलर टारगेट साइट पे जाके अटैक करते हैं और उनसे पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म होता है, और दूसरे हार्मोन ट्रॉपिक हार्मोन कहलाते हैं। ऐसे हार्मोन जो कि टारगेटेड अनदर ग्लैंड को टारगेट करें और उससे हार्मोन की प्रोडक्शन कराएं। मिसाल के तौर पर हम ACTH जो है ये एक ट्रॉपिक हार्मोन है, इसी तरह से TSH, FSH एंड ICSH ये डिफरेंट ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि कंसिडर किए जाते हैं कि ये ट्रॉपिक हार्मोन है जो कि पर्टिकुलरली दूसरे स्ट्रक्चर को, दूसरे ग्लैंड को जाके एक्टिवेट करते हैं और उससे हार्मोन की प्रोडक्शन करा रहे होते हैं। अब अगर हम सबसे पहले देखें सोमैटोट्रोफिन हार्मोन जो कि इससे प्रोड्यूस होने वाला हार्मोन है, जिसको ग्रोथ हार्मोन भी कहा जाता है। इसके फंक्शंस क्या हैं, ओवर सिक्रीशन क्या है और अंडर सिक्रीशन की वजह से होने वाले इफेक्ट्स और साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं। तो फंक्शंस में देखें तो सबसे पहला इसका काम, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन है तो इसका काम डेवलपमेंट ऑफ बॉडी पार्ट है। ये पर्टिकुलरली सेल डिवीजन और सेल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और इसके साथ साथ ये सेलुलर अपटेक ऑफ अमाइनो एसिड को मेंटेन करता है, जिसके जरिए प्रोटीन सिंथेसिस को एनहांस किया जाता है। याद रखिए ग्रोथ हार्मोन जो है वो थ्रू आउट द लाइफ प्रोड्यूस होता रहेगा, लेकिन अर्लियर स्टेज पे इस हार्मोन का जो फंक्शन होगा दैट इज टू इंक्रीज द ग्रोथ और टू इंक्रीज द नंबर एज वेल एज साइज ऑफ द सेल, और उसके बाद लास्ट पे लेटर एज में या अडल्ट होने के बाद ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस के प्रोसेस में, जो कि अगेन ग्रोथ के पैटर्न में ही कंसीडर किया जाता है, उसमें इन्वॉल्व होगा। अगर सोमैटोट्रोफिन हार्मोन जो है इसके लिए ओवर सिक्रीशन देखें तो 2 पॉइंट्स पर ओवर सिक्रीशन होती है। या तो चाइल्डहुड में, अर्ली एज में ओवर सिक्रीशन होगी तो दैट विल लीड्स टू जाइजेंटिज्म, पूरी बॉडी का साइज जो है वो एबनॉर्मल एनलार्जमेंट ऑफ बॉडी साइज हो जाती है। और अगर ओवर सिक्रीशन अडल्ट होने के बाद यानी कि लेटर एज में आए तो उसको कंसीडर किया जाता है एक्रोमेगाली, यानी कि बॉडी के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का, पूरी बॉडी का नहीं बल्कि बॉडी पार्ट्स का, जिसमें हैंड है, फिट है और उसके साथ साथ नोज है, इन स्ट्रक्चर्स का एनलार्ज हो जाना, अपने पर्टिकुलर साइज से एनलार्ज हो जाना, एबनॉर्मल ग्रोथ शो कर देना, एक्रोमेगाली कंसीडर किया जाता है। अंडर सिक्रीशन में जो प्रॉब्लम आती है दैट इज ड्वार्फिज्म, यानी कि ग्रोथ जो है वो एक खास लिमिट से कम होना, यानी कि शॉर्ट स्टेचर जो है वो होना, दैट विल बी कंसीडर्ड एज अंडर सिक्रीशन। अब जो ड्वार्फिज्म है इसमें एक पॉइंट लाजमी याद रखिए
कि इसमें जो बॉडी पार्ट्स प्रोपोर्शन है वो अनअफेक्टेड रहती है। मतलब बॉडी साइज तो स्मॉल होगा लेकिन जो बॉडी पार्ट्स प्रोपोर्शन है, मिसाल के तौर पर ब्रेन की डेवलपमेंट और ब्रेन का जो फंक्शंस हैं वो इफेक्ट नहीं होंगे। इसी तरह से आईक्यू लेवल भी इफेक्ट नहीं होगा। मतलब बॉडी के सारे पार्ट्स ही एक खास लिमिट से कम ग्रो किए हैं लेकिन उनके फंक्शंस के ऊपर किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ऑल द बॉडी पार्ट्स विल परफॉर्म देयर फंक्शन इन अ पर्टिकुलर परफेक्ट मैनर। तो इसलिए हम कहते हैं अनअफेक्टेड बॉडी पार्ट प्रोपोर्शन अंडर सिक्रीशन की वजह से रहती है। दूसरा अगर हार्मोन हम इसका देखें तो दैट विल बी ACTH, दैट इज द हार्मोन जिसको हम एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन कहते हैं। ये ऐसा हार्मोन है जो कि एड्रिनल ग्लैंड्स पे अटैक करता है या एक्ट करता है और एड्रिनल ग्लैंड से हार्मोन्स की प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसकी सिक्रेशन जो है वो इस वजह से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड एंड्रोजन्स की प्रोडक्शन एड्रिनल ग्लैंड से होती है। अगर हम इसकी मैकेनिज्म देखें इसकी सिक्रेशन का तो ये किस तरह से इफेक्ट करता है, इसके लिए जो स्टिमुलस आएगा दैट विल बी लो लेवल ऑफ स्टेरॉइड। जैसे ही स्टेरॉइड का लेवल बॉडी में लो हुआ तो रिसेप्टर्स ने डिटेक्ट किया और फिर हाइपोथैलेमस एक्टिवेशन हुई जिसकी वजह से कॉर्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग फैक्टर आया जो कि हाइपोथैलेमस से आएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी को एक्टिवेट करेगा और वहां से एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन प्रोड्यूस होगा जो कि एड्रिनल ग्लैंड को एक्टिवेट करेगा जिससे कॉर्टिकल हार्मोन्स की प्रोडक्शन होगी। तो इसका मतलब ये स्टिमुलस ये होगा और उसकी वजह से एंड रिजल्ट क्या आ रहा है, कॉर्टिकल हार्मोन्स की प्रोडक्शन होना फ्रॉम द एड्रिनल ग्लैंड। दूसरा अगर हम देखें स्ट्रक्चर तो दैट इज थर्ड हार्मोन विच इज TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दैट इज आल्सो अ ट्रॉपिक हार्मोन जो कि दूसरे ग्लैंड को, थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करता है, रेगुलेट करता है कि उससे थायरॉक्सिन T3 एंड T4 की प्रोडक्शन किस हद तक होनी चाहिए। अब इसकी भी अंडर सिक्रीशन और ओवर सिक्रीशन की वजह से थायराइड ग्लैंड के जो फंक्शंस हैं वो डिस्टर्ब होंगे, यानी कि उससे अगर ये इसका सिक्रीशन जो है वो ज्यादा हो गई तो उसकी वजह से क्या होगा कि थायराइड ग्लैंड से जो थायरॉक्सिन है उसकी प्रोडक्शन बढ़ेगी और उसको हम नाम देंगे हाइपरथायरॉयडिज्म, और इसी तरह से हाइपोथायरॉयडिज्म भी इस प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। तो TSH जो है वो थायराइड ग्लैंड को रेगुलेट करता है जिसकी वजह से बॉडी का बेसल मेटाबॉलिज्म जो है वो मेंटेन किया जाता है। इसका मैकेनिज्म देखें तो इसके लिए स्टिमुलस क्या है, लो लेवल ऑफ थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन का लेवल जब कम हुआ तो उसकी वजह से हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट किया गया, जो रिसेप्टर्स थे उन्होंने डिटेक्ट किया और हाइपोथैलेमस एक्टिवेशन हुई। हाइपोथैलेमस से थायरोट्रोफिन रिलीजिंग फैक्टर आया जिसने एंटीरियर पिट्यूटरी को एक्टिवेट किया, उससे TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस हुआ जिन्होंने थायराइड ग्लैंड्स को एक्टिवेट किया, स्टिमुलेट किया और उससे थायरॉक्सिन की प्रोडक्शन बढ़ी जिसकी वजह से बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो है वो मेंटेन हो जाता है। तो इस प्रोसेस में मैकेनिज्म में लो लेवल ऑफ थायरॉक्सिन जो है वो स्टिमुलस था जिसकी वजह से थायरॉक्सिन की प्रोडक्शन हुई। फोर्थ हार्मोन देखें तो FSH जिसको हम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का नाम भी देते हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो मेल और फीमेल दोनों में प्रोड्यूस होता है। फीमेल के केस में जो इसका काम है वो क्या है, नाम से वाज़िह है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, मतलब ये फॉलिकल सेल्स को, ओवेरियन फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है ताकि उसकी मैच्योरेशन हो। और मेल के केस में इसका काम क्या है, ये जर्मिनल एपिथेलियम की डेवलपमेंट का सबब बनता है और उसके साथ साथ स्पर्म प्रोडक्शन का काम भी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का होता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो पर्टिकुलरली LH के साथ मिलकर काम करता है। जब हम गोनेड्स के हार्मोन पढ़ेंगे तो उसमें जाके हम इस प्रोसेस को डिटेल में देखेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इनिशियली राइज करता है तो इस फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के लेवल के राइज करने की वजह से एस्ट्रोजन का लेवल राइज कर जाता है और जैसे ही एस्ट्रोजन का लेवल राइज करता है तो FSH को डिक्रीज कर दिया जाता है और LH का लेवल राइज हो जाता है जिसकी वजह से LH का सर्ज आने की वजह से जो ओव्यूलेशन का प्रोसेस अब हो जाता है और कॉर्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन हो जाती है। तो FSH जो है ये एक्चुअली मेल और फीमेल दोनों के लिए हार्मोन कंसीडर किया जाता है। LH जो है वो पर्टिकुलरली मेल हार्मोन कंसीडर किया जाता है जिसको हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं और इसका काम क्या है, ल्यूटिनाइजेशन। ल्यूटिनाइजेशन क्या होती है, दैट इज एक्चुअली कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्मेशन, मतलब जो ग्राफियन फॉलिकल है या मैच्योर फॉलिकल है
उसमें से जब एग रिलीज होता है तो रप्चर्ड फॉलिकल को नाम देता है कॉर्पस ल्यूटियम एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज ल्यूटिनाइजेशन। तो इसका मतलब ये ओव्यूलेशन के लिए या ल्यूटिनाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसका काम प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन भी है, यानी कि एस्ट्रोजन का लेवल जब राइज हुआ था तो एलएच का लेवल भी सर्ज किया और एस्ट्रोजन का लेवल राइज होने के साथ साथ प्रोजेस्टेरोन के लेवल को राइज करेगा जो कि कॉर्पस ल्यूटियम की सिक्रेशंस होती हैं। एलएच को ही मेल के केस में नाम दिया जाता है ICSH। एलएच जो है ये फीमेल में और मेल दोनों में प्रोड्यूस हो रहा होता है, तो मेल के केस में इसको नाम दिया जाता है ICSH जो कि इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कंसीडर किया जाएगा। तो ये हार्मोन जो है टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन जो है वो करा रहा होता है, कहां से? फ्रॉम द पर्टिकुलरली टेस्टिस। तो टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के दरमियान खास किस्म के सेल्स होते हैं जिनको इंटरस्टिशियल सेल्स कहा जाता है, और ये सेल जो हैं वो टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, जिस वजह से स्पर्म प्रोडक्शन का प्रोसेस जो है वो इनहांस होता है। तो ये पर्टिकुलर हार्मोन्स थे जो कि इस स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व थे। यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ACTH और TSH का अलग-अलग हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग फैक्टर आता था, लेकिन FSH, LH और ICSH के लिए कॉमन रिलीजिंग हार्मोन होता है जो कि प्यूबर्टी के वक्त से हाइपोथैलेमस एक्टिवेशन से गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन आएगा जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से LH प्रोड्यूस कराएगा जो कि ओवरीज पे अटैक कर सकता है ओव्यूलेशन के लिए, और मेल में ICSH की सूरत में ये टेस्टिस पर एक्ट कर सकता है, और FSH जो है वो ओवरीज और टेस्टिस दोनों पे मेल और फीमेल के केस में काम करता है, जिसके जरिए डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है। लास्ट हार्मोन जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी का देखें तो दैट इज प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन जो है इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि प्रोलैक्टिन के लिए रिलीजिंग फैक्टर नहीं आता, ये कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस हो रहा होता है, लेकिन हाइपोथैलेमस से इसके लिए इनहिबिटरी फैक्टर आता है जिसको हम प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी फैक्टर का नाम देते हैं। तो ये बुनियादी प्रोलैक्टिन जो है वो इनहिबिटरी फैक्टर प्रोड्यूस होता है जो कि पर्टिकुलरली मेमोरी ग्लैंड्स पर प्रोलैक्टिन का जो इफेक्ट है वो मेमोरी ग्लैंड्स की डेवलपमेंट है, उसके साथ साथ मिल्क प्रोडक्शन जिसको लैक्टेशन का नाम दिया जाता है, और ये इनहिबिट करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल को इन लैक्टेटिंग वुमेन, यानी कि जो न्यूली बॉर्न बेबीज को फीड करा रही होती है मदर्स, जिनमें लैक्टेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, मिल्क प्रोडक्शन हो रही होती है, उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल को इनहिबिट करने में प्रोलैक्टिन का एक रोल होता है। ये हमने डिस्कस किया एंटीरियर पिट्यूटरी को। सेकंड जो पार्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड का मीडियन लॉब एंड पोस्टीरियर लॉब, इसके बारे में जानने के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। पिट्यूटरी ग्लैंड के सेकंड पार्ट को देखिए, मीडियन लोब या इंटरमीडिएट लॉब ऑफ पिट्यूटरी। तो एक्चुअली पिट्यूटरी ग्लैंड के तीन पार्ट्स थे, तीन बेसिक पार्ट होते हैं, एंटीरियर, मीडियन एंड पोस्टीरियर लॉब। तो जो इंटरमीडिएट या मीडियन लॉब है, इससे जो हार्मोन प्रोड्यूस होता है दैट इज मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और इसके लिए वर्ड हम MSH भी इस्तेमाल करते हैं। इसका अगर मैकेनिज्म देखें तो इसको सनलाइट जो है वो उसका स्टिमुलस रिक्वायर्ड होता है जो कि मीडियन लॉब से MSH प्रोड्यूस कराता है, और MSH का लेवल राइज करने की वजह से मेलानिन एक ब्राउन पिगमेंट जो कि मेलानोसाइट से प्रोड्यूस होता है, दैट विल रिस्पॉन्सिबल फॉर द डार्कनिंग ऑफ द स्किन। अब इसके लिए जो स्टिमुलस है इसकी प्रोडक्शन के लिए आ रहा है दैट इज सनलाइट, लेकिन इसकी इनहिबिशन के लिए जो मेलानोसाइट इनहिबिटरी फैक्टर आता है दैट विल बी फ्रॉम द हाइपोथैलेमस जो कि मेलानिन की प्रोडक्शन को रोकता है, जिसकी वजह से डार्कनिंग ऑफ द स्किन जो है वो नहीं होती। तो इसकी जो ओवर सिक्रीशन है, अगर मेलानिन की प्रोडक्शन एक खास लेवल से बढ़ जाए, नॉर्मली प्रेगनेंसी के दौरानिए में ओवर सिक्रीशन होती है एंड दैट विल लीड्स टू द एडिसन्स डिजीज। इस डिजीज के बारे में हम डिटेल में जाके एड्रिनल ग्लैंड्स में जो अबनॉर्मैलिटीज हैं उसमें देखेंगे। दूसरा ग्लैंड देखिए तो दैट इज थायराइड ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के बाद जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड है दैट इज थायराइड ग्लैंड। इसकी लोकेशन देखिए दैट विल बी इन द नेक रीजन, और नेक रीजन में कहां पे? ये बिलो द लैरिंग्स मौजूद होता है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ 2 लोब्स। तो बिलो द लैरिंग्स इसकी लोकेशन है नेक रीजन में, और इससे 3 बुनियादी हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं जिसको हम T3, T4 यानी कि ट्राई आयोडोथायरोक्सिन एंड टेट्रा आयोडोथायरोनिन का नाम देते हैं। एक्चुअली आयोडीन के लेवल की बुनियाद पर
अगर 3 आयोडीन के स्ट्रक्चर जो है वो मौजूद होंगे तो ट्राइआयोडो, और अगर 4 आयोडीन होंगे तो टेट्राआयोडो का नाम दिया जाता है। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन इज कैल्सिटोनिन। तो ये जो हार्मोन्स हैं इनकी सबसे पहले टारगेट साइट देखिए, तो इनकी टारगेट साइट मसल्स हैं, स्केलेटन, लिवर, नर्वस सिस्टम एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, GIT जो है इनका टारगेट साइट कंसीडर किया जाता है। जबकि कैल्सिटोनिन का जो टारगेट साइट है ये स्मॉल इंटेस्टाइन, रेनल ट्यूब्यूल्स या हम इसको किडनी ट्यूब्यूल्स और बोन सेल्स जो है इसका टारगेट साइट होते हैं। अगर हम फंक्शन देखें तो जो T3 एंड T4 है इसका बुनियादी काम क्या है, बेसल मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करना। ये बेसल मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन कैसे करते हैं, दैट आर रिस्पॉन्सिबल टू एनहांस द प्रोटीन सिंथेसिस, उसके साथ साथ बॉडी की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है उसको इंक्रीज करते हैं, और उसमें खास तौर पर ये डिफरेंशिएशन ऑफ ब्रेन सेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके साथ साथ ये मेटामॉर्फोसिस इन एम्फीबियन यानी कि जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है इसमें ये साइनर्जिस्टिक भी काम करता है, जो सोमैटोट्रोपिन या ग्रोथ हार्मोन है उसके साथ मिलके भी काम करता है, और ये भी थ्रू आउट द लाइफ प्रोड्यूस हो रहा होता है, जो कि ये बेसिक फंक्शन इसकी वजह से हो रहे होते हैं। जबकि कैल्सिटोनिन देखिए तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम के लेवल को मेंटेन कर रहा होता है। ओवर सिक्रेशन और अंडर सिक्रेशन यानी कि एब्नॉर्मैलिटीज में जो T3 और T4 में जब ओवर सिक्रेशन होती है तो इसका मतलब हाइपरथायरॉयडिज्म यानी कि थायराइड ग्लैंड की ओवर सिक्रेशन होना शुरू हो गई, हाइपर लेवल हो गया, और इसकी वजह से जो प्रॉब्लम आती है दैट इज ग्रेव्स डिजीज या इसी को एक्सोथैलेमिक गॉइटर का नाम भी दिया जाता है। इस प्रॉब्लम के दौरान जो थायरॉक्सिन का लेवल है वो खास लेवल से बढ़ जाता है, बॉडी का मेटाबॉलिज्म अबनॉर्मल लेवल तक राइज हो जाता है, जिसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज हो जाती है एंड दैट विल बिकम फेटल। दूसरी अंडर सिक्रेशन देखिए तो दो प्रॉब्लम्स होती हैं, क्रेटिनिज्म या माइक्सोडिमा। जो क्रेटिनिज्म है ये कंजेनिटल होती है, मतलब बाय बर्थ है। अगर बाय बर्थ सिक्रेशन थायरॉक्सिन की कम हो तो इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी में जो डिफरेंट मेटाबॉलिक फंक्शंस थे वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, और अल्टीमेटली बॉडी की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं नॉर्मल नहीं रहती। और माइक्सोडिमा जो है इसको हम गॉइटर का नाम भी देते हैं। इस केस में क्या होता है कि अगर अंडर सिक्रेशन जो है वो हो इन केस ऑफ अडल्ट, तो अडल्ट के केस में जिस वक्त अंडर सिक्रेशन होगी तो इसमें जो गॉइटर है जिसको हम नेक रीजन में जो एक पर्टिकुलर बल्जिंग हो जाती है, ये एक्चुअली आयोडीन की कमी की वजह से, न्यूट्रिशनल आयोडीन डेफिशिएंसी जब होती है तो उसकी वजह से माइक्सोडिमा हो सकता है, जिस वजह से पफनेस ऑफ हैंड्स जो है वो एक मेन फीचर समझ आता है, और इसके अलावा बॉडी जो है वो उसमें डिस्टर्बेंस आना शुरू हो जाती है। जबकि कैल्सिटोनिन देखिए तो इसकी एक्सेस और डेफिशिएंसी की वजह से कैल्शियम मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है, जिससे मुख्तलिफ किस्म की जो रेनल ट्यूब्यूल जो प्रॉब्लम्स हैं, इसके साथ साथ जो सॉल्ट रीअब्जॉर्प्शन होना होती है, बोन सेल्स की जो एक्टिविटी है, मतलब बोन्स के अंदर जो मिनरल्स की डेपोजिशन है वो डिस्टर्ब हो सकती है, और इसी तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन से रीअब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। तो अल्टीमेटली ये मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम लाइक किडनी स्टोन्स, मस्कुलर एक्टिविटीज में डिस्टर्बेंस जो है वो इस वजह से आ सकती है। तो ये थायराइड ग्लैंड के जो बुनियादी साइड इफेक्ट्स अबनॉर्मैलिटीज ड्यू टू द अंडर सिक्रेशन और ओवर सिक्रेशन हो सकती हैं। थायराइड ग्लैंड के बाद जो दूसरा मेन ग्लैंड जो इसके साथ एसोसिएटेड होता है दैट इज पैराथायराइड ग्लैंड। तो उसके स्ट्रक्चर के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। पैराथायराइड का स्ट्रक्चर जो है वो थायराइड के साथ एसोसिएटेड होता है। अगर हम देखें तो ये थायराइड के पोस्टीरियर साइड पर लेटरल लोब्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड के साथ एम्बेड किए होते हैं, पोस्टीरियर साइड पर लेटरल लोब्स के साथ एम्बेड किए होते हैं। अगर इसकी ग्लैंड की सिक्रीशन देखें तो इससे जो हार्मोन प्रोड्यूस होता है दैट इज पैराथॉर्मोन। और ये याद रखिए इंटरेस्टिंगली पैराथॉर्मोन इज एक्चुअली एंटागोनिस्टिक टू कैल्सिटोनिन, यानी कि जो पैराथॉर्मोन का स्टिमुलस है वो एक्चुअली इफेक्ट होता है कैल्सिटोनिन का, और जो कैल्सिटोनिन का स्टिमुलस है वो एक्चुअली इफेक्ट होता है पैराथॉर्मोन का। तो हम अगर इसके पैरामीटर्स देखें जो कि इफेक्ट क्रिएट करते हैं, टारगेट साइट में सबसे पहले ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जहां पे मिनरल्स रिजॉर्प्शन हो रही होती है, इसी तरह से
किडनी ट्यूब्यूल्स रीअब्जॉर्प्शन के लिए, और बोन्स में जहां पे मिनरल डिपोजिशन जो है वो हो रही होती है। इसका स्टिमुलस क्या है? लो ब्लड कैल्शियम आयन, यानी कि इसी पॉइंट को हम दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं हाइपोकैल्सीमिया, और इसी का जो इसका स्टिमुलस है वो इसके ऑपोजिट होगा कैल्सिटोनिन के, यानी कि इसमें हाइपोकैल्सीमिया तो कैल्सिटोनिन का स्टिमुलस होगा हाइपरकैल्सीमिया। और इफेक्ट देखे फंक्शन तो ये कंट्रोल करता है कैल्शियम बैलेंस ऑफ ब्लड को, अगर लेवल हाई हो जाएगा तो उसको कम करेगा, और अगर कम हो जाएगा तो ये उसको हाई करने के लिए कैल्सिटोनिन का लेवल जो है वो इसके लिए एंटागोनिस्टिक काम करेगा। अगर इसकी ओवर एक्टिविटी होती है तो इसकी वजह से डीमिनरलाइजेशन ऑफ बोन, यानी कि बोन्स में जो डेपोजिशन ऑफ मिनरल थी वो डीमिनरलाइजेशन होना स्टार्ट हो गई, जो किडनी स्टोन बनना यानी कि हाइपरकैल्सीमिया हो गया। जब हाइपरकैल्सीमिया की सिचुएशन आएगी तो इसकी वजह से किडनी स्टोन यानी कि किडनी में कैल्शियम जो है वो कैल्शियम ऑक्सलेट और कैल्शियम फॉस्फेट टाइप स्टोन जो है उनकी फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी, और अगर अंडर सिक्रेशन होगी तो हाइपोकैल्सीमिया दैट विल लीड्स टू द मस्कुलर टेटनी, क्योंकि मसल्स की एक्टिविटी के लिए कैल्शियम जो है वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज होता है। अगर इसका कैल्शियम ब्लड में लो हो गया तो इसका मतलब कैल्शियम लेवल लो होने की वजह से मस्कुलर एक्टिविटी नॉर्मल नहीं रहेगी, एंड दैट विल लीड्स टू मस्कुलर टेटनी। तो दैट वाज अबाउट द पैराथॉर्मोन। पैंक्रियास दैट इज द नेक्स्ट ग्लैंड, और इसकी एक यूनिक प्रॉपर्टी क्या है? दैट इज अ डुअल ग्लैंड। डुअल ग्लैंड का मतलब क्या है? ऐसा ग्लैंड जो कि एंडोक्राइन के साथ साथ एक्सोक्राइन एक्टिविटी भी परफॉर्म करे। एंडोक्राइन एक्टिविटी क्या है कि इससे कुछ हार्मोन प्रोड्यूस हो, जिसमें दो इंपॉर्टेंट हार्मोन हमारी बुक में जो डिस्कस किए गए दैट इज इंसुलिन एंड ग्लूकागोन, और इसके अलावा एक्सोक्राइन में ये पैंक्रियाटिक जूस की प्रोडक्शन करता है, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के जो एंजाइम्स और इसके साथ साथ कुछ सॉल्ट्स मौजूद होते हैं जो कि बाइल के साथ मिक्स होकर इंटेस्टाइन में आते हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम को मेंटेन करते हैं, उसके फंक्शन को एनहांस करते हैं। यहां पे हम एंडोक्राइन पैंक्रियाज की बात करेंगे, जिसमें एंडोक्राइन पैंक्रियाज का जो पार्ट है वो एक्चुअली आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कंसीडर किया जाता है, जबकि जो एक्सोक्राइन पार्ट है वो एसिनार सेल्स पर मुश्तमिल होता है, जिससे पैंक्रियाटिक जूस की प्रोडक्शन हो रही होती है। तो अगर हम आइलेट ऑफ लैंगरहैंस देखें तो उसमें खास तौर पर दो किस्म के सेल्स होते हैं, एक अल्फा सेल्स हैं और एक बीटा सेल्स हैं। अल्फा सेल और बीटा सेल में एक पॉइंट हमारी बुक में मेंशन है कि अल्फा सेल जो है वो लार्ज इन साइज होते हैं बट लेसर इन नंबर होते हैं, जबकि बीटा सेल जो है वो स्मॉलर इन साइज होते हैं और लार्जर या मोर इन नंबर्स होते हैं। तो इस बुनियाद पर हम अल्फा और बीटा सेल्स को डिफरेंशिएट करते हैं। बीटा सेल्स विल रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस इंसुलिन एंड अल्फा सेल विल रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस ग्लूकागोन। इंसुलिन और ग्लूकागोन एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक काम करते हैं। इंसुलिन जो है और ग्लूकागोन का अगर टारगेट साइट देखें तो सबसे पहले स्केलेटल मसल है, इसके अलावा लिवर है और फैट सेल्स है, जिसको हम एडिपोज टिश्यू का नाम भी देते हैं लिवर के अंदर। और इसके अलावा जो स्टिमुलस है, जो इंसुलिन का स्टिमुलस है, जब ब्लड ग्लूकोज लेवल राइज करेगा तो इंसुलिन प्रोड्यूस होगा ताकि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया जाए या ब्लड ग्लूकोज लेवल कम किया जाए। उसके मुकाबले में ग्लूकागोन जो है वो क्या है, उसका स्टिमुलस क्या होगा, दैट विल रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन द हाइपोग्लाइसीमिया, यानी कि जिस वक्त ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होगा तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाएगा। फंक्शंस देखिए तो जो स्टिमुलस के ऑपोजिट फंक्शन होना है, हाइपरग्लाइसीमिया था इसका स्टिमुलस, और इसका फंक्शन क्या होगा, दैट विल रिस्पॉन्सिबल टू लोअर द ब्लड ग्लूकोज लेवल बाय डिफरेंट वेज। सबसे पहला तरीका जो इस्तेमाल किया जाता है वो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन सिंथेसिस है, दूसरे नंबर पे ग्लूकोज यूटिलाइजेशन को बढ़ा दिया जाए, और तीसरे नंबर पे ग्लूकोज को लिपिड और प्रोटीन्स में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया जाता है। तो इस प्रोसेस के जरिए क्या किया जाता है, ग्लूकोज के लेवल को कम किया जाता है, जिसमें से मेन प्रोसेस जो है वो ग्लाइकोजन सिंथेसिस होता है, यानी कि ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन स्टार्ट कर दी जाती है, ग्लाइकोजेनेसिस स्टार्ट कर दी जाती है। और जब ग्लाइकोजन के फंक्शन देखते हैं तो जो ग्लूकागोन जो है वो बुनियादी तौर पर इसके ऑपोजिट काम करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को राइज कर देता है, यानी कि हाइपोग्लाइसीमिया के ऑपोजिट करेगा, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन स्टार्ट कर देगा, मतलब ग्लाइकोजिनोलाइसिस स्टार्ट हो जाएगी, और इसके अलावा फैट की जो ब्रेकडाउन है वो भी इंक्रीज हो जाती है।
इनकी एबनॉर्मेलिटीज देखिए तो अंडर सिक्रीशन जब होगी, जिस वक्त इंसुलिन कम प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसका मतलब जो हाइपरग्लाइसीमिया है, जो इसका स्टिमुलस था वो मेंटेन रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंसुलिन की कमी की वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल राइज हो जाता है और उस वजह से जो प्रॉब्लम आती है दैट इज कॉल्ड एज डायबिटीज मेलाइटस। अब डायबिटीज मेलाइटस जो है वो दो तरह की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। मैं एक सिंगल लाइन के अंदर इसको डिफरेंशिएट करूं अगर, तो टाइप 1 डायबिटीज जो है इसमें इंसुलिन की प्रोडक्शन ही खत्म हो जाती है ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल्स, और जो टाइप 2 डायबिटीज है इसमें इंसुलिन प्रोड्यूस तो हो रही होती है लेकिन जो ह्यूमन सेल्स के ऊपर रिसेप्टर मौजूद हैं उसमें रेजिस्टेंस आ जाती है, जिस वजह से इंसुलिन की डिटेक्शन नहीं होती और अल्टीमेटली ब्लड ग्लूकोज लेवल को लोअर नहीं किया जा सकता। तो टाइप 1 और टाइप 2 हम आगे जाके नेक्स्ट चैप्टर्स में इसको डिस्कस करेंगे। ओवर सिक्रीशन इसके ऑपोजिट होगी, हाइपोग्लाइसीमिया क्रिएट कर दिया जाएगा, मतलब ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो कम कर दिया जाएगा। उसके मुकाबले में जो ग्लूकागॉन है इसकी अबनॉर्मेलिटीज रेयर होती हैं, लेकिन ट्यूमर की कंडीशन जो है वो हो सकती है, दैट विल लीड टू द अबनॉर्मेलिटी ऑफ ग्लूकागॉन। नेक्स्ट जो ग्लैंड है दैट इज द एड्रिनल ग्लैंड, तो उसकी डिस्कशन के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। एड्रिनल ग्लैंड्स, नाम देखिए इसका मतलब क्या है, एड्रिनल, एड यानी कि एडिशनल टू रेनल, एसोसिएटेड टू रेनल, मतलब किडनी के साथ जो अटैच होगा, तो इसलिए हम कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड्स आर प्रेजेंट एट द टॉप ऑफ द किडनी। तो किडनी के अपर सरफेस पर जो ग्लैंड्स मौजूद होंगे उनको नाम दिया जाएगा एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड के दो हिस्से होते हैं, यानी कि अगर मैं एक किडनी का स्ट्रक्चर जो है वो जनरली यूं शो करूं तो इस किडनी के अपर पार्ट पे यहां पर ये इस तरह से टॉप कैप की सूरत में होते हैं। इसके दो हिस्से हैं, अगर आउटर रीजन को देखें हम, जो कि इसका आउटर पार्ट बन रहा है दैट इज एड्रिनल कॉर्टेक्स, और जो इनर पार्ट, अब आउटर का पार्ट या इस हिस्से में है सिर्फ, और उसके मुकाबले में जो इनर पार्ट है वो क्या कहलाता है, एड्रिनल मेडल्ला। तो इसका मतलब एड्रिनल ग्लैंड और उसके दो हिस्से हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड एड्रिनल मेडल्ला। एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो टोटल हार्मोन्स होते हैं उनको कलेक्टिवली कहा जाता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, जो कि कॉर्टिसोल हो सकते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉन और एंड्रोजन्स जो है वो उनको कंसिडर किया जा सकता है। तो ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड और जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड में कॉर्टिसोल एंड कॉर्टिकोस्टेरॉन जो है वो इनको कंसिडर किया जाता है। अब जो कॉर्टिसोल है ये एक्चुअली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है, मतलब ब्लड ग्लूकोज लेवल को राइज करता है। ये किसके एंटागोनिस्टिक काम करेगा, दैट विल एंटागोनिस्टिक टू इंसुलिन, यानी कि इसने ब्लड ग्लूकोज लेवल को राइज करना, और किस तरह से राइज करना है, प्रोटीन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके। अब एक होता है पहले से मौजूदा कार्बोहाइड्रेट मौजूद है और उनको ब्रेक डाउन करके, और अगर नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से, यानी कि यहां पे हमारे पास डिफरेंस है, जो ग्लूकागॉन है और कॉर्टिसोल है, इन दोनों के फंक्शन डिफरेंट है, सेम फंक्शन नहीं है, मैकेनिज्म डिफरेंट है। फंक्शन अगर हम सेम कह लें तो मैकेनिज्म डिफरेंट है। क्या कि कॉर्टिसोल जो है ये ग्लूकोज की प्रोडक्शन करता है फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, जबकि जो ग्लूकागॉन है ये कार्बोहाइड्रेट सोर्स से, मतलब ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज की प्रोडक्शन कर रहा होता है। तो इसका काम भी ब्लड ग्लूकोज लेवल को राइज करना है। कॉर्टिकोस्टेरॉन जो है वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड या मिनरलोकॉर्टिकॉइड उसको कंसिडर किया जाता है, और अगर हम इस प्रोसेस में देखें तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का मतलब क्या हुआ कि ग्लूकोज लेवल को राइज करेगा, और मिनरलोकॉर्टिकॉइड का मतलब मिनरल बैलेंस करे ब्लड के अंदर। और अगर प्रिंसिपल मिनरलोकॉर्टिकॉइड की बात करें तो ये एल्डोस्टेरॉन है, जो कि कहां पे प्रोड्यूस हो रहा होता है, दैट इज फ्रॉम एड्रिनल ग्लैंड, और ये काम कहां पे करता है, रेनल ट्यूब्यूल्स पे, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द जो सोडियम है असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से, एक्टिव अपटेक ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से एल्डोस्टेरॉन की जो है वो उसकी वजह से ये हो रहा होता है। उसके मुकाबले में एंड्रोजन देखिए, तो एंड्रोजन को हम अगर एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन्स हैं उसमें कंसिडर करें तो एंड्रोजन जो है ये सेकेंडरी, एंड्रोजन का लफ्जी मतलब एंड्रो मेल के लिए होता है, गायनी फीमेल के लिए, तो इसका मतलब एंड्रोजन जो है वो सेकेंडरी मेल कैरेक्टर्स की डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। इन दोनों जो हार्मोन्स हैं इनकी सिक्रीशंस में अबनॉर्मेलिटीज देखें तो एक्चुअली जो ये हार्मोन्स हैं पर्टिकुलरली एल्डोस्टेरॉन एंड
कॉर्टिसोल यानी कि कॉर्टिसोल एंड कॉर्टिकोस्टेरॉन की ओवर सिक्रीशन और अंडर सिक्रीशन की वजह से जो प्रॉब्लम आती है दैट इज कशिंग डिजीज एंड एडिसन्स डिजीज। कशिंग डिजीज में हाई ब्लड शुगर लेवल और मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस, मतलब जिस वक्त इसकी ओवर सिक्रीशन हो रही है तो ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होगा और अल्टीमेटली मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस आना शुरू हो जाएंगी और ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब अंडर सिक्रीशन होगी तो इसका मतलब है एड्रिनल कॉर्टेक्स की डिस्ट्रक्शन हो गई है, तो इसको हम कह सकते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। जिस वक्त डिस्ट्रक्शन होगी तो इस डिस्ट्रक्शन की वजह से जो डिजीज होती है दैट इज कॉल्ड एज एडिसन्स डिजीज। ये एडिसन्स डिजीज जो है वो ओवर सिक्रीशन ऑफ द MSH की वजह से भी हो रही थी। इस वजह से लॉस ऑफ सॉल्ट होना शुरू हो जाएगा, मतलब रिजॉर्प्शन जो हो रही थी रेनल ट्यूब्यूल से वो नहीं होगी और यूरिन के जरिए एक्सेसिव लॉस ऑफ सॉल्ट देखा जाए। और इसके अलावा मस्कुलर एक्शन में वीकनेस आ जाएगी, क्योंकि सॉल्ट को लॉस किया, जब आयंस को लॉस किया तो कैल्शियम लेवल, ब्लड कैल्शियम लेवल भी कम हो जाएगा और मस्कुलर एक्टिविटी जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी या वीक होना शुरू हो जाएगी। दैट वाज अबाउट एड्रिनल कॉर्टेक्स। इनर पार्ट देखें तो एड्रिनल मेडल्ला, जिसको हमने कहा कि ये इनर पार्ट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड है। इस एड्रिनल ग्लैंड के इनर पार्ट से दो किस्म के हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं और इसके हार्मोन को हम इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं, यानी कि ऐसे हार्मोन जो कि इमरजेंसी की सिचुएशन में प्रोड्यूस हो, जिसमें एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन या इन्हीं को एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन भी कहा जाता है। यहां पे एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन हार्मोन भी हैं और न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पर भी काम करते हैं, तो इनकी डुअल नेचर कंसिडर की जाती है। ये जो एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन है, इन दोनों के फंक्शन देखिए। दोनों का बुनियादी फंक्शन क्या है कि ब्लड के जो हमारा जो प्रोसेस है इमरजेंसी की सिचुएशन को मेंटेन करना या कॉप करना, उसमें वेजोडाइलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा एड्रेनालिन और वेजो कंस्ट्रिक्शन करेगा क्या, नॉरएड्रेनालिन। एड्रेनालिन जो है वो हार्ट आउटपुट को इंक्रीज करेगा, इंक्रीज हार्ट आउटपुट, जबकि जो नॉरएड्रेनालिन है वो साइनर्जिस्टिक विद एड्रेनालिन है, मतलब एड्रेनालिन के इफेक्ट को बूस्ट अप करेगा। जो एड्रेनालिन है वो रीइंफोर्स करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के काम को, और उसके साथ साथ दोनों का एक कॉमन फंक्शन क्या है, ग्लूकोज रिलीज करते हैं फ्रॉम लिवर ग्लाइकोजन, मतलब बॉडी के अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल को राइज करते हैं। एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन ये दोनों का काम जो है वो ग्लूकोज रिलीज करना है फ्रॉम लिवर ग्लाइकोजन। अब अगर इन दोनों की अंडर सिक्रीशन और ओवर सिक्रीशन देखी जाए तो ओवर सिक्रीशन की वजह से ब्लड प्रेशर राइज कर जाता है, मतलब जो स्ट्रेस की कंडीशन थी उसको मैनेज नहीं कर सके। और अगर अंडर सिक्रीशन हो जाए तो ये एक्सपेरिमेंटली रैट्स में एड्रेनल ग्लैंड्स को सर्जिकली रिमूव करके देखा गया कि वो जो स्ट्रेस की कंडीशन है उसको विदस्टैंड नहीं कर पाते और दैट विल ग्रेटली डिमिनिश्ड, यानी कि स्ट्रेस कंडीशन को मेंटेन करना या एडजस्ट करना पॉसिबल नहीं रहता। तो इसका मतलब इमरजेंसी की कंडीशन में बॉडी को मैनेज करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए जो हार्मोन आते हैं वो एड्रिनल मेडल्ला से होते हैं, जिनको एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट जो ग्लैंड हम डिस्कस करेंगे दैट इज गट एंड गॉनेड्स, तो उसके लिए चलते हैं बोर्ड के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सबसे पहले अगर हम गट, जिसको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का नाम देते हैं, दैट विल प्रोड्यूस वेरियस हार्मोन्स, बहुत सारे हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन टू मेजर हार्मोन जो कि हमारी बुक में डिस्कस किए गए दैट इज गैस्ट्रिन एंड सेक्रेटिन। गैस्ट्रिन और सेक्रेटिन की जो बुनियादी डिफरेंस है वो क्या है कि लोकेशन, प्रोडक्शन कहां से होता है। गैस्ट्रिन की प्रोडक्शन जो है वो स्टमक के पाइलोरिक एंड से, म्यूकोजा से, इनर मोस्ट वॉल से हो रही होती है, जबकि सेक्रेटिन जो है दैट विल बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द ड्यूडिनम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। गैस्ट्रिन जो है इसका स्टिमुलस हाई प्रोटीन डाइट है, यानी कि आपने जो फूड इनटेक की उसके अंदर अगर प्रोटीन कंटेंट्स ज्यादा थे तो इसका मतलब गैस्ट्रिन की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। और उसके मुकाबले में जो सेक्रेटिन है ये हाईली एसिडिक फूड आने की वजह से ही इसकी प्रोडक्शन होती है, मतलब ये एंटागोनिस्टिक काम करेगा, ऑपोजिट करेगा किसके, सेक्रेटिन के, गैस्ट्रिन के। गैस्ट्रिन जो है इसकी प्रोडक्शन
क्या करती है, इसका इफेक्ट क्या होता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस गैस्ट्रिक जूस, यानी कि गैस्ट्रिक जूस की प्रोडक्शन ज्यादा करेगा और इसकी वजह से डाइजेस्टिव ट्रैक की जो एक्टिविटी है, प्रोटीन डाइजेशन का प्रोसेस जो उसको एनहांस किया जाएगा। और जैसे ही गैस्ट्रिक जूस ज्यादा प्रोड्यूस होगा, एसिडिक फूड जो है वो ड्यूडेनम की तरफ जाएगी, तो ये एक स्टिमुलस भेजेगा दैट विल बी इनहिबिटरी फॉर द गैस्ट्रिन एंड अल्टीमेटली इनहिबिट द गैस्ट्रिक जूस। तो इसका मतलब गैस्ट्रिन जो है वो प्रोटीन कंटेंट ज्यादा होने की वजह से प्रोड्यूस हुआ, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस हुआ, उसकी वजह से फूड एसिडिक हुई और जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ पहुंची तो वहां से एसिडिक फूड का स्टिमुलस लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन ऑफ ड्यूडेनम या ड्यूडेनम ऑफ द इंटेस्टाइन से उसको जो स्टिमुलस को रिसीव किया गया और सेक्रेटिन प्रोडक्शन हुई ताकि गैस्ट्रिन की प्रोडक्शन को इनहिबिट किया जाए और अल्टीमेटली गैस्ट्रिक जूस की प्रोडक्शन भी इनहिबिट हो जाएगी। तो ये दोनों जो है वो इस तरह से काम करते हैं। जब गॉनेड्स की बात करते हैं तो गॉनेड्स जो हैं ये अनदर टाइप के ग्लैंड्स हैं जो कि मेल और फीमेल में डिफरेंट होते हैं। दैट वर बी इन केस ऑफ मेल जो स्ट्रक्चर होंगे दैट विल बी टेस्टिस, और टेस्टिस से जो हार्मोन प्रोड्यूस होता है दैट इज टेस्टोस्टेरोन। जब हम फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल के केस में ओवरीज होती हैं और ओवरी से खास तौर पर जो हार्मोन प्रोड्यूस होता है उसको एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, दो हार्मोन जो हैं पर्टिकुलरली ओवरी से प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। तो अगर पहले हम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के हार्मोन की बात करें तो एस्ट्रोजन जो है इसके टारगेट साइट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, यूट्रस एंड ब्रेस्ट, ये तीन टारगेट साइट्स हैं और इसका जो फंक्शन है ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन फीमेल डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यूट्राइन वॉल की थिकनिंग के लिए और इसके साथ साथ हीलिंग एंड रिपेयर ऑफ यूट्राइन वॉल एट द एंड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो एंड होता है तो रप्चर ऑफ द यूट्राइन वॉल होती है और उसके बाद उसको हीलिंग और रिपेयर के लिए भी एस्ट्रोजन काम करता है। इसके साथ साथ यूट्राइन वॉल से प्रोटीनेशियस मटेरियल राइट आफ्टर द इम्प्लांटेशन या कंसेप्शन, अगर फीमेल जो है वो कंसीव कर जाती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन तो जो यूट्राइन वॉल है उसके कुछ सेल ग्लैंडुलर सेल बन जाते हैं जिनसे सिक्रीशन स्टार्ट होती है, प्रोटीनेशियस सिक्रीशन जो कि अर्ली फूड टू द डेवलपिंग ऑफस्प्रिंग होती है, दैट विल आल्सो प्रोवाइडेड बाय द एस्ट्रोजन। अगर एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो दैट विल लीड टू फेलियर टू मैच्योर सेक्सुअली, यानी कि सेक्सुअल मैच्योरिटी फीमेल के केस में नहीं आती। दूसरा हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन, इसका जो रप्चर्ड फॉलिकल ये प्रोड्यूस कहां से होता है, ओवरी से ही और ओवरी के रप्चर्ड फॉलिकल से। अब दोनों में डिफरेंस देखिए, एस्ट्रोजन राइपेंड फॉलिकल से और जो प्रोजेस्टेरॉन है ये रप्चर्ड फॉलिकल से। रप्चर्ड फॉलिकल को दूसरा नाम हम कॉर्पस ल्यूटियम भी देते हैं और राइपेंड फॉलिकल को दूसरा नाम मैच्योर या ग्राफियन फॉलिकल भी दिया जाता है। अब ये जो इसके टारगेट साइट है उसमें यूट्रस है एंड ब्रेस्ट। इसका काम क्या है, प्रोजेस्टेरॉन सबसे पहला काम क्या करेगा, इनहिबिट करेगा एफएसएच को। जब एफएसएच का लेवल इनहिबिट हो गया तो इसका मतलब फर्दर फॉलिकल जो है वो डेवलप नहीं करेगा और इसका मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उसको स्टॉप कर दिया जाएगा। प्रिपरेशन फॉर प्रेगनेंसी, ये कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोड्यूस होता है प्राइमरीली और सेकेंडरीली इसको प्लेसेंटल हार्मोन भी कहते हैं क्योंकि ये प्लेसेंटा से भी प्रोड्यूस होता है। अगर प्रेगनेंसी जो है वो एस्टैब्लिश हो जाती है तो प्लेसेंटा की डेवलपमेंट के जरिए जो ये हार्मोन प्रोड्यूस होता है और थ्रू आउट द प्रेगनेंसी प्रोड्यूस होता रहता है जिसकी वजह से एफएसएच का लेवल इनहिबिट रहता है और उसके साथ साथ ये ओव्यूलेशन के प्रोसेस को भी सप्रेस करता है। जब एफएसएच नहीं होगा तो एफएसएच राइज ना होने की वजह से एस्ट्रोजन भी नहीं आएगा और एस्ट्रोजन ना होने की वजह से एलएच भी नहीं, तो ये ओव्यूलेशन को सप्रेस करता है। इसको बर्थ कंट्रोल पिल्स में भी यूज किया जाता है इन केस ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। और अगर हम टेस्टोस्टेरोन की बात करें तो टेस्टोस्टेरोन जो है ये मेल हार्मोन कंसिडर किया जाता है। इसकी प्रोडक्शन फीमेल में भी होती है एज एन एड्रिनल सप्लीमेंट। तो एड्रिनल ग्लैंड जो है वो मेल और फीमेल दोनों में ये हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा होता है, लेकिन मेल के केस में ये टेस्टिस से प्रोड्यूस होता है और टेस्टिस के कौन से सेल से, इंटरस्टिशियल सेल से, ऐसे सेल जो कि बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मौजूद होते हैं। इसकी एक्टिव फॉर्म जो है वो 17 बीटा हाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन कंसिडर की जाती है। इसके टारगेट साइट में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं जो कि इन केस ऑफ फेटस
ये क्या करता है, सेक्स ऑर्गन की डेवलपमेंट करता है और फीटस से प्यूबर्टी तक इसका लेवल कंटिन्यूसली राइज कर रहा होता है। और जैसे ही प्यूबर्टी आती है तो मेल सेकेंडरी कैरेक्टर की डेवलपमेंट के साथ साथ सेक्स ड्राइव को प्रमोट करता है। और इस प्रोसेस में ये ऑर्गन जो है, इसमें अब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं, फीटस के केस में ये सेक्स ऑर्गन डेवलपमेंट करेगा और प्यूबर्टी में जाके टेस्टोस्टेरोन की वजह से स्पर्म प्रोडक्शन जो है उसको मेंटेन किया जा रहा होता है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो दैट विल लीड्स टू कैस्ट्रेटेड मेल दैट विल फेल्स टू डेवलप द सेकेंडरी कैरेक्टर्स। तो इसका मतलब जो मेल है वो फीमेल लाइक कैरेक्टर जो है उसकी फीमेल लाइक अपीयरेंस होना शुरू हो जाती है और अल्टीमेटली अगर टेस्टोस्टेरोन जो है उसकी ओवर प्रोडक्शन होना शुरू हो जाए इन केस ऑफ फीमेल, तो उसके जो कैरेक्टर्स हैं, जो सेकेंडरी कैरेक्टर हैं, जैसे चेहरे पे बाल आना, ये फीमेल के केस में भी देखा जाता है। दैट आर द हॉर्मोन्स और ग्लैंड्स व्हिच वर डिस्कस्ड इन द पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड। और कुछ ऐसे ग्लैंड्स भी हैं जो कि हमारी बुक में डिस्कस नहीं किए गए, लेकिन एडिशनली हम उनको पढ़ेंगे क्योंकि जो हमारा पीएमसी का सिलेबस है दैट विल फॉर थ्रू आउट द होल पाकिस्तान। तो इसका मतलब जो बाकी बुक्स हैं उनके अंदर कुछ ग्लैंड्स के जो नाम दिए गए हैं उनके बारे में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन के लिए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी, मेन ग्लैंड्स जो कि हमारी बुक में दिए गए उनको हमने डिटेल में डिस्कस किया। कुछ ऐसे ग्लैंड्स हैं जो कि रेयरली हार्मोन्स की प्रोडक्शन करते हैं या हमारी बुक में डिटेल में डिस्कस नहीं किए गए। उसमें सबसे पहले देखिए तो थाइमस ग्लैंड, इसकी लोकेशन हम जानते हैं चेस्ट रीजन में नियर द हार्ट होती है और ये स्ट्रक्चर जो है हार्मोन प्रोड्यूस करता है थाइमोसिन और थायमिन। इसका काम जो है वो डिफरेंशिएशन ऑफ टी सेल है, मतलब इम्यूनिटी को इनहांस करने के लिए ये हार्मोन प्रोड्यूस किया जाता है। सेकंड, पीनियल ग्लैंड, ब्रेन के पार्ट में ये ग्लैंड मौजूद होता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जब ब्रेन की डायग्राम जहां पे बनाई गई है उसमें पीनियल ग्लैंड को लेबल किया गया, लेकिन डिस्क्रिप्शन में एज सच पीनियल ग्लैंड का डिस्कस नहीं किया गया। लेकिन ग्लॉसरी में इसके दोनों हार्मोन जो है वो उनको डिस्कस किया गया, जिसमें मेलाटोनिन एंड मेलाटोनिन दो हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। मेलाटोनिन जो है वो सर्केडियन रिदम को, मतलब डेली एक्टिविटीज को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि स्लीप वेक साइकिल और डिफरेंट मैमल्स के अंदर अदर देन ह्यूमन में ये सीजनल रिप्रोडक्टिव साइकिल को भी मेंटेन करता है। दूसरा हार्मोन देखें तो मेलाटोनिन, ये हार्मोन जो है वो डार्कनिंग इफेक्ट ऑफ एमएसएच को रिवर्स करता है। ये बुनियादी तौर पर ग्रैन्यूल्स की सूरत में मेलानिन को स्टोर करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से जो डार्कनिंग इफेक्ट है वो नहीं आता और डार्कनिंग इफेक्ट को रिवर्स कर देता है, जो कि एमएसएच की वजह से हो रहा होता है। इसके अलावा प्लेसेंटल हार्मोन जो कि ओवेरियन हार्मोन भी कंसिडर होते हैं, जैसे कि प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन, और इसके अलावा रिलैक्सिन एंड ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, जो कि प्रेगनेंसी एस्टैब्लिश होने के प्रोसेस को इनिशियल टेस्ट या प्रिलिमिनरी टेस्ट जो किया जाता है, HCG लेवल को चेक किया जाता है यूरिन में, दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्लेसेंटा। अगर प्लेसेंटा जो है वो उसकी एस्टैब्लिशमेंट हो जाती है तो उससे ये हार्मोन प्रोड्यूस होता है। हार्मोन जो कि किडनी के हैं उसमें एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन है, जो कि रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अगर आप जब देखते हैं आपका जो किडनी का पार्ट है, किडनी का डिस्ट्रक्शन के वक्त हम कहते हैं दैट विल रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज द ब्लड प्रेशर एंड एनीमिया। तो वहां पे हम इस मैकेनिज्म को डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली एनीमिया जो है वो जब किडनी डिस्ट्रॉय होती है तो उससे एरिथ्रोपोइटिन की प्रोडक्शन खत्म हो जाती है, और जब एरिथ्रोपोइटिन की प्रोडक्शन खत्म होगी तो रेड ब्लड सेल जो है, जो एरिथ्रोपोइटिक स्टेम सेल से डेवलप होने थे, उनकी डेवलपमेंट रुक जाती है। इसके अलावा जो दूसरा हार्मोन रेनिन या जिसको यूरेटेंसिन और एंजियोटेंसिन का नाम भी दिया जाता है, ये ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करता है। मतलब अगर ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल लेवल से कम या ज्यादा होता है तो उसको नॉर्मल लेवल तक एडजस्ट करने के लिए मॉनिटर जो किया जा रहा होता है, दैट इज बाय द रेनिन। इसके अलावा कैल्सिट्रायोल, ये प्रोमोट करता है अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द डाइट, दैट इज आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय द किडनी। तो किडनी से ये तीन हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं। लिवर से जो हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा होता है डिफरेंट हार्मोन्स में से मेन हार्मोन प्रोस्टाग्लैंडिन है, जो कि प्रोटेक्टिव रिस्पांस देता है अगेंस्ट द इन्फेक्शन। तो कोई भी डिजीज या इन्फेक्शियस कंडीशन हो तो उसके लिए प्रोटेक्टिव रिस्पांस जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से आता है। ब्रेन भी कुछ हार्मोन या केमिकल प्रोड्यूस करता है जिसमें एंकिफेलिन्स हैं और एंडोर्फिन्स हैं।
इन दोनों का बुनियादी काम क्या है, ये पेन रिसेप्टर के साथ बाइंड करके उसकी जो रिसेप्टिवनेस है उसको ब्लॉक करते हैं, यानी कि सेंसेशन ऑफ पेन को ब्लॉक करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो कि एंडोर्फिन एंड एंकिफेलिन है। हार्ट जो है ये हार्मोन प्रोड्यूस करता है, तो उसमें मेन हार्मोन होता है एट्रियल नाइट्रियूरेटिक हार्मोन। इसका काम जो है वो ब्लड प्रेशर को लोअर करना, यानी कि डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर, इसका मेन फंक्शन होगा। एडिपोज टिश्यू जो कि लिवर में पर्टिकुलरली या बाकी बॉडी में हो सकते हैं, ये लेप्टिन हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, जिसका बुनियादी काम रिडक्शन इन एपेटाइट है। भूख का लगना कम हो जाता है, जिसकी वजह से फैट डेवलपमेंट का प्रोसेस जो है वो, या फैट की डेपोजिशन का प्रोसेस भी कम होने के चांसेस होते हैं। एक और पॉइंट जो है जिसपे हम अगर फेडरल की बुक में से देखें तो उसमें बुनियादी तौर पर एक आर्टिफिशियल स्टेरॉइड की बात की गई। आर्टिफिशियल स्टेरॉइड्स जो कि ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कि टेस्टोस्टेरोन की तरह काम करते हैं, जिनको इनटेक किया जाता है आमतौर पर स्पोर्ट्समैन जो हैं, या जो लोग जिम जाते हैं, या जो बॉडी बिल्डिंग या वेट लिफ्टिंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, वो नॉर्मली स्टेरॉइड इनटेक करते हैं। अब उन स्टेरॉइड को नाम दिया जाता है आर्टिफिशियल स्टेरॉइड। ये स्टेरॉइड दो तरह के हो सकते हैं, एक एनाबॉलिक होते हैं और एंड्रोजेनिक होते हैं। दो तरह से ये काम कर सकते हैं। जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड है ये मसल की डेवलपमेंट, ग्रोथ और उससे रिलेटेड, जो आपकी बॉडी की डेवलपमेंट और ग्रोथ से रिलेटेड होते हैं। लेकिन जो एंड्रोजेनिक हैं वो हमारी जो सेक्सुअल एक्टिविटी है उसको इनहांस करने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं और टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। अब ये जो हार्मोन है एंड्रोजेनिक हो या एनाबॉलिक हो, इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। लॉन्ग टर्म यूजेज की वजह से इससे मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम, किडनी फेलियर, हार्ट प्रॉब्लम, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, ब्लड प्रेशर और इससे रिलेटेड जो है वो मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम जो है वो आ सकती हैं। तो स्टेरॉइड, जो आर्टिफिशियल स्टेरॉइड इनटेक है, दैट कैन बी हार्मफुल फॉर द बॉडी। तो हार्मोनल बैलेंस को मेंटेन करना बॉडी की एक्टिविटीज को एडजस्ट करने के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी बॉडी में हार्मोनल इंबैलेंस होता है तो इट मींस कि डिफरेंट जो बॉडी के फंक्शंस हैं, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं, उनकी रेगुलेशन डिस्टर्ब हो जाती है। जैसे कॉमनली अगर हम ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहें तो उसको कॉमनली हम लव हार्मोन का नाम देते हैं। ये बॉडी में जो बेसिक एक्टिविटीज हैं, जो हार्मोनल बैलेंस है, उसकी वजह से मुख्तलिफ रेगुलेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस हो रही होती है। अगर आपकी बॉडी में अगर आप हार्मोन जो है वो बाहर से इनटेक करना शुरू कर दें थ्रू इंजेक्शन और डिफरेंट और वे से, तो हार्मोनल इंबैलेंस की वजह से, एक हार्मोन के इंबैलेंस होने की वजह से दूसरे हार्मोन की सिक्रीशंस पे इफेक्ट आता है और अल्टीमेटली बॉडी के तमाम जो केमिकल कोऑर्डिनेशन का प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हो जाता है और उसके लॉन्ग टर्म एडवर्स साइड इफेक्ट्स जो है या एडवर्स इफेक्ट्स जो है वो देखे जाते हैं। तो इसलिए हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है कि बॉडी के हार्मोनल लेवल को बैलेंस रखा जाए। हार्मोन्स का पार्ट जो है यहां तक कंप्लीट हुआ। सेकंड पार्ट जो हमारा आज के लेक्चर का था दैट वाज फीडबैक मैकेनिज्म। तो उसको समझने के लिए चलते हैं बोर्ड के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। फीडबैक मैकेनिज्म जो है इसकी डेफिनेशन मैंने यहां पे लिखी, जो कि हमारा जो कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का चैप्टर नंबर 17 है पीटीबी में, उसमें कहा गया टाइप ऑफ इंटरेक्शन इन विच कंट्रोलिंग मैकेनिज्म इज इटसेल्फ कंट्रोल्ड बाय प्रोडक्ट्स ऑफ रिएक्शन इट इज कंट्रोलिंग। ये एक ऐसा इंटरेक्शन है जिसमें प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन इटसेल्फ कंट्रोल करते हैं। इसी की डेफिनेशन चैप्टर नंबर 15 में होम्योस्टेसिस में भी फीडबैक मैकेनिज्म को डिफाइन किया गया सम अदर टर्म्स में, जिसमें कहा गया डिटेक्शन ऑफ चेंज एंड सिग्नलिंग फॉर इफेक्टर्स रिस्पांस। मतलब जो इफेक्टर्स रिस्पांस कर रहा है, जो प्रोडक्ट आ रहा है, उसके लिए उसका जो रिस्पांस है, जो प्रोडक्ट है वही कंट्रोल करे जो चेंज डिटेक्ट की थी, मतलब जो रिएक्टेंट था। तो मोर और लेस सेम बात है, वर्ड्स डिफरेंट है। इसमें क्या कह रहे हैं कि जो प्रोडक्ट बनेगा वही अल्टीमेटली रिएक्टेंट को चेक करे कि आइदर दे हैव टू बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट और टू स्टॉप द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। इस बुनियाद पर कि जो रिस्पांस है या प्रोडक्ट है वो कंट्रोल कर रहे हैं, इस बुनियाद पर इसको दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है, जिसमें हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म हो सकता है या पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म हो सकता है। अब अगर फेवर्ड रिस्पांस आए, एम्प्लीफिकेशन ऑफ रिस्पांस आए या एक्साइटेशन ऑफ रिस्पांस आए, तो उसे हम नाम देते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। और अगर इनवर्स रिस्पांस आए या इनहिबिटरी रिस्पांस आए तो उसको हम नाम देते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो नेगेटिव और पॉजिटिव जो है
अगर प्रोडक्ट को इनहिबिट कर दिया जाए, फर्दर फॉर्मेशन ना होने दी जाए, तो नेगेटिव होगा। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म हमारी बॉडी के लिए ये एक स्टेबलाइजिंग होता है, जबकि पॉजिटिव जो है वो डीस्टेबलाइजिंग कंसिडर किया जाता है। नॉर्मली होम्योस्टैटिक कंडीशन को मेंटेन करने के लिए ह्यूमन बॉडी नेगेटिव फीडबैक का सहारा लेती है, लेकिन पॉजिटिव फीडबैक जो है वो नॉर्मली डिजीज कंडीशन में या रेयरली बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस में ये इफेक्ट करता है। अगर हम एग्जांपल देखें, जो कि मुख्तलिफ एग्जांपल नेगेटिव फीडबैक में आ सकती हैं। एक एग्जांपल जो है वो जो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको एडजस्ट करने के लिए थायरॉक्सिन के रेफरेंस से हमने पढ़ी थी। एक ब्लड ग्लूकोज लेवल के रेफरेंस से है। कैसे? यहां पे देखिए, अगर हाइपरग्लाइसीमिया हो जाए, हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल हो जाए, तो पैंक्रियाज के जो अल्फा सेल्स हैं उनसे ग्लूकागॉन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, जो कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। ब्लड ग्लूकोज लेवल डाउन हो जाता है। इसका मतलब इनवर्स रिस्पॉन्स आ गया, ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है उसको क्या कर दिया गया, दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू डिक्रीज। तो हाइपरग्लाइसीमिया आया था, तो उसकी वजह से जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको क्या कर दिया गया, डिक्रीज कर दिया गया। तो अल्टीमेटली ये कन्वर्जन जो है वो प्रोसेस कर रही होगी। उसके मुकाबले में जब पैंक्रियाज से इंसुलिन की प्रोडक्शन होगी तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया जाएगा और अल्टीमेटली ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिस वक्त लेवल जो है वो हाइपरग्लाइसीमिया है तो डिक्रीज करेगा ब्लड, और अगर हाइपोग्लाइसीमिया है तो ब्लड का लेवल जो है वो क्या करना शुरू हो जाएगा, दैट विल रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज। तो इस वजह से हम ये कहते हैं कि पैंक्रियाज जो है वो किस बुनियाद पर मैसेज को कन्वे करेगा, स्टिमुलस जो आया उसके रिस्पॉन्स में एक्शन जो है वो लिया जाएगा। जैसे हाइपरग्लाइसीमिया होगा तो इंसुलिन जो है वो उसको डिटेक्ट करेगा और अल्टीमेटली ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम कर दिया जाएगा। और इसी तरह से जब हाइपोग्लाइसीमिया होगा तो ग्लूकागॉन जो है उसको एक्टिव किया जाएगा और ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो इसका मतलब जो स्टिमुलस आया उसके इनवर्स रिस्पॉन्स आया है, दैट विल बी नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। उसके मुकाबले में पॉजिटिव जो है वो रेयर होता है, एक्सप्लोसिव होता है और सेल्फ रीइंफोर्सिंग होता है। मतलब जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी प्रोडक्शन को कंटिन्यूस किया जाता है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में। जैसे ऑक्सीटोसिन का लेवल जो है वो इनहांस करता है लेबर पेन को। जब लेबर पेन जो है वो स्टार्ट हुई तो ऑक्सीटोसिन का लेवल जैसे जैसे राइज करेगा तो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज किया जाएगा, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज होगी एंड अल्टीमेटली लेबर पेन जो है वो इनहांस होती जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट को या जो फाइनल रिस्पॉन्स था उसको एम्पलीफाई किया जा रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो इसमें हमें जनरली जो एमसीक्यू पूछा जाता है वो इसकी एग्जांपल पे बेस करता होता है कि पॉजिटिव फीडबैक की एग्जांपल। फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं तो एक तो प्रेगनेंसी के टाइम पे लेबर पेन है, दूसरे नंबर पे जो पार्चुरेशन है मतलब मिल्क प्रोडक्शन को जो है वो इनहांस करना और मिल्क इजेक्शन को इनहांस करना बाय सक्लिंग। जो चाइल्ड जो है वो न्यूली बॉर्न बेबी जब मिल्क मदर मिल्क जो है फीड करता है तो मिल्क की प्रोडक्शन इनहांस होती जाती है एज द इजेक्शन या सक्लिंग चाइल्ड। तो इसका मतलब ये दो एग्जांपल जो है वो नॉर्मल है। इसके अलावा डिजीज कंडीशन जितनी भी है वो सारी पॉजिटिव फीडबैक जो है वो शो कर रही होती है। लास्ट पे मैं कुछ ग्लॉसरी टर्म्स जो है वो डिस्कस कर रहा हूं, इनकी इंपॉर्टेंस आपको मालूम होनी चाहिए कि हम नॉर्मली अपनी रेगुलर क्लास के अंदर ग्लॉसरी टर्म्स पे उस तरह से फोकस नहीं कर रहे होते क्योंकि हमारे जो रेगुलर एग्जाम है, जो बोर्ड के एग्जाम है उसमें ग्लॉसरी टर्म को इतना कंसिडर नहीं किया जाता। लेकिन जो आपके एंट्रेंस टेस्ट के एग्जाम्स होते हैं उसमें ये तीनों चीजें, जिसमें डायग्राम के कैप्शंस, डायग्राम की लेबलिंग्स और तीसरे नंबर पर जो ग्लॉसरी टर्म्स हैं, ये तीनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंस की हामिल होती हैं क्योंकि ग्लॉसरी की टर्म्स के अंदर डिफरेंट वर्ड्स ऐसे सम टाइम वो वर्ड एक्सप्लेन किया गया होता है आपकी बुक के टेक्स्ट में भी, लेकिन ग्लॉसरी में सम डिफरेंट वर्ड्स के साथ उसको डिस्कस किया जाता है। तो इसलिए हमें वो वर्ड्स डिफर करने की वजह से सम टाइम कंफ्यूजन का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए ग्लॉसरी में टर्म्स भी पढ़िएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखी एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन को ग्लॉसरी में डिस्कस किया गया। कुछ टर्म्स ऐसी होती हैं जो कि आपके सिलेबस के अंदर जो टेक्स्ट है बुक का उसके अंदर डिस्कस नहीं की गई होती, लेकिन ग्लॉसरी में उनको डिस्कस किया गया होता है। जैसे मैंने प्रीवियस एग्जांपल दी कि दो ग्लैंड जो हार्मोन है पीनियल ग्लैंड के, ये टेक्स्ट में डिस्कस नहीं है
लेकिन ग्लॉसरी के अंदर दिए गए हैं मेलाटोनिन एंड मेलाटोनिन। इसी तरह से अगर मैं वर्ड कहूं ट्रॉपिक हार्मोन का, तो इसको एक्सप्लेन नहीं किया गया टेक्स्ट में, लेकिन एंड पे जो ग्लॉसरी है उसमें इसको एक्सप्लेन किया गया है। इसी तरह से सोमैटोस्टेटिन, इस तरह का कोई हार्मोन टेक्स्ट में नहीं है, लेकिन इसके बारे में ग्लॉसरी में बताया गया कि यह पैंक्रियाटिक हार्मोन होता है, पैंक्रियास से प्रोड्यूस होता है इंसुलिन और ग्लूकागोन के अलावा, और ये डाइट में से जो रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है, जो डाइट अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है, उसको इनहांस करता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुख्तलिफ किस्म की ग्लॉसरी टर्म्स दो तरह से हो सकती हैं, एक तो जो कि पहले से ही डिस्कस है टेक्स्ट में, लेकिन कुछ सम डिफरेंट वर्ड्स के साथ डिस्कस की गई हैं ग्लॉसरी में, और कुछ ऐसी हैं जिनको टर्म को डिटेल में डिस्कस या एज सच लिखा ही नहीं गया टेक्स्ट में, और ग्लॉसरी के अंदर उस बात को मेंशन किया गया है। सो वी हैव टू रीड केयरफुली द कैप्शन ऑफ द फिगर्स, labeling of the figures and glossary of our book which were given in the last of the book। यहां तक आज का लेक्चर जो है वो इस बात पे मैं खत्म करता हूं। उम्मीद है कि मैं अपनी बात आपको समझाने में कामयाब रहा। अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।